दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं स्वागत करता हूं आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर में एक अजीम शख्सियत, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन, राज्य मंत्री मुफ्ती समून कासमी साहब हमारे बीच मौजूद है। मैं जो है आपको सीधा उनसे रूबरू कराता हूं और आपको जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आप उनको देखते रहते हैं और ये हमारी आज खुशकिस्मती है कि आज हमारे बीच है। मैं मुजफ्फरनगर में हूँ और जो मुफ्ती साहब भी आज मुजफ्फरनगर में ही है। मुफ्ती साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप आज मुजफ्फरनगर में आए हैं, आपका पहले हमारी तरफ से स्वागत है, इस्तकबाल है। और मैं जो है ये जानना चाह रहा हूं, आज की जो मदरसों को लेकर सरकार की जो नीतियां है उत्तराखंड में लेकर, आप जो है क्या काम कर रहे हैं, पहले मैं आपसे ही जो है उस परिचय की तरफ, उस जनता को उस परिचय की ओर लेकर जाना चाहता हूं कि आप अपने मुंह से वो सब बातें विस्तार से बताइए। देखिए, उत्तराखंड राज्य देवभूमि बहुत गरिमापूर्ण एक राज्य है और बहुत उसका एक इतिहास भी है। और उस ऐतिहासिक राज्य के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस मिशन को, विजन को आगे बढ़ा रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और आत्मनिर्भर भारत। तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने स्टेट को, राज्य को एक आदर्श राज्य की ओर जो लेके चले हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है और गरिमापूर्ण भी है। अब रह जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ मदरसों, उत्तराखंड राज्य के मदरसों के बारे में। हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर 452 मदरसे लगभग रजिस्टर्ड हैं और उन रजिस्टर्ड मदरसों में एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ाया जाता है। और ये 2023 से, जब से मैंने चार्ज लिया, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के उस विजन को के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे क्यों मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ सकते क्या, तो उन्होंने बहुत ही एक अहम कदम और आगे लिया कि जो और 5 माइनॉरिटी और हैं, यानी अब तक सिर्फ मुसलमानों को मदरसा बोर्ड से मान्यता मिलती थी, मदरसों का संचालन होता था। अब उसके साथ साथ सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, पारसी और जैन, उनका एक शैक्षिक प्राधिकरण बना करके एक ऐसा एक्ट वो लेकर के आए हैं कि जिससे बच्चों को मेन स्ट्रीम की एजुकेशन, जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें भी मिलेगी, जो उनका मूलभूत अधिकार था। हर बच्चे का ये अधिकार है कि उसे अच्छी एजुकेशन मिले। आपने मदरसों में संस्कृत सब्जेक्ट को लगाने की जो सरकार से मांग की है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, संस्कृत और अरबी एक दूसरे की पूरक हैं और उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने संस्कृत को दूसरी सरकारी जबान बनाया है। ये बहुत अच्छा कदम उनका है। और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जो कल मौलवी कहलाएंगे, इमाम होंगे, उन्हीं में अलग अलग उसमें वो कोई इमामत करेगा, कोई पढ़ाएगा। तो अगर वो अच्छी एजुकेशन उन्हें मिली है और वो संस्कृत भी जानते हैं, तो संस्कृत जानेंगे तो वेद को भी जानेंगे। अब जब वेद को जानेंगे तो कुरान और वेद के अंदर जो जो सिमिलरिटी है उसके बारे में भी जानेंगे। तो मैं समझता हूं कि वेद संसार का बहुत प्राचीन, बहुत पुराना ज्ञान। अगर मैं ये कहूं कि पहला जो ग्रंथ है वो वेद है और अंतिम जो वाणी है वो कुरान है, और दोनों का मूल एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, नेहना नास्ते किंचन, वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर, उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। मैं इस मौके पे ये बात जरूर कहना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा कि जो प्राधिकरण मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, उसका अब उस प्राधिकरण के अनुसार राज्य बोर्ड का जो सिलेबस है
वो पढ़ाना पड़ेगा, और जब वो पढ़ाएंगे तो ये गरीबों के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, ये इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस और आईपीएस बनेंगे। ये अपने प्रदेश का, देश का और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। मुस्लिमों की तालीम के प्रति एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। हर भाषा में, हर ग्रंथ में सबने शिक्षा के प्रति, शिक्षा की ओर जागरूक किया है। अब मुस्लिमों की जो शिक्षा का स्तर है वो आज भी बेहद कम है। आप मुस्लिमों की शिक्षा को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए इसरार साहब, 1947 में हम आज़ाद हुए। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद मुसलमानों ने, जो उनके सरकर्दा लोग थे, उन्हें किसी एक विशेष पार्टी यानी कांग्रेस का 60 साल राज रहा। सिर्फ कांग्रेस ने एक काम किया कि अपने मीडिएटरों के जरिए से ना तो स्कूल और कॉलेज बनने दिए, ना अच्छी एजुकेशन लेने दी, बल्कि उन्हें वोट बैंक बनाए रखा। आरएसएस और बीजेपी से डरा करके, खौफजदा करके हमारी दूरियों को बढ़वाया। अब मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा कि एजुकेशन क्यों जरूरी है और क्यों इस पे काम नहीं हुआ। आप जहां हम बैठे हैं मुजफ्फरनगर, ये पूरा वेस्ट यूपी, पूरा वेस्ट यूपी, आप उत्तराखंड तक, उत्तराखंड भी वेस्ट यूपी ही में शामिल था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मुस्लिम जमींदारों का बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ नवाब जमींदार बड़ी तादाद में थे। जब कौड़ियों में स्कूल बनते थे तो इन लोगों ने स्कूल और कॉलेज नहीं बनाए। इसलिए नहीं बनाए कि उन्हें मजबूर रखा ताकि ये उनके यहाँ मजदूरी करते रहे। कांग्रेस उसी चीज को आगे बढ़ाया, या अन्य सेकुलर दलों ने, कि ये मजबूर रहें, और जब ये मजबूर रहेंगे तो ये मजदूर बने रहेंगे। उन्होंने उन्हें वोट बैंक में कन्वर्ट कर दिया। ये वो सच्चाइयां हैं जिसे समाज को समझना चाहिए कि 94% बच्चे, 94% बच्चे मुसलमानों के हमारे हिंदू भाइयों के स्थापित स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये मेरी रिसर्च है। और जिनकी बैकग्राउंड, जिनकी पृष्ठभूमि आरएसएस से जुड़ती है, तो आप ये देखिएगा कि वो लोग कहां भेदभाव करते हैं। जैसे आज की सरकार, मैं उत्तराखंड की बात करूं कि उत्तराखंड के अंदर जहां जहां कार्रवाइयां हुई हैं, किसी वैध जगह पर नहीं हुई है। बहुत सारे मदरसों की जो बात चल रही है उसकी तरफ मैं आपका नजरिया लाना चाहूंगा। वो आज स्पष्टीकरण उसका दे कि वो मदरसे बहुत सारे बंद हुए, कौन से मदरसे हुए, कहाँ हुए? मैंने वही कहा कि जो वैध है उन पर कोई किसी को आपत्ति नहीं है, और जो अवैध हैं, जिनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अवैध मदरसों की जो परिभाषा है वो क्या है? अवैध वो हैं जो ना तो राज्य बोर्ड में वो रजिस्टर्ड हैं, ना मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, ना किसी अन्य बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, ना उनका कोई रिकॉर्ड है, वो अवैध हैं। इसी तरह से जो मज़ारों की बात आती है, तो मज़ार भी वही जो कीमती जमीनों के ऊपर, उन जमीनों को कब्जाने के लिए जो मज़ार बना दिए गए, उसमें कोई अवशेष भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। और वो होनी ही चाहिए कि राज्य की संपत्ति राज्य के नागरिकों की है, उनके बाशिंदों की है, उनके कल्याण के लिए काम आनी चाहिए, न कि व्यक्ति विशेष के लिए। और ये जो लोग हैं, जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, कब्जा किया, अतिक्रमण किया है, ये वो लोग हैं कि जो अपने फायदे के लिए उन्हें उन मजार के, जो मजारों पे आने वाली आमदनी, उससे ना वो स्कूल बनाए हैं उन्होंने, ना कॉलेज बनाए हैं, कुछ नहीं बनाया। बल्कि हुआ यह है कि जो संपत्ति मुसलमानों ने गरीब मुसलमानों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए वक्फ की थी, उस पर और कुंडली मार के बैठ गए हैं। और उसे तथाकथित जितने भी बोर्ड आए हैं कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर, वो सारे ही मुसलमान थे। उन्होंने उन्हें खुर्द-बुर्द करने का पूरा मौका दिया है। तो इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य की सरकार किसी भी वैलिड पर, किसी वैध पर कोई कार्रवाई आज तक न की है और ना होगी। आपका कहने का मतलब यह है कि मुस्लिमों की जो नाव है, जो मझधार में है, उसको जो माझी ने ही उसको मझधार में, जो है माझी ने डुबोने का काम किया है। 101%। आप ये देखिएगा कि अगर आप अगर अपने जिस
जिस धर्म को आप धारण किए हुए हैं, इस्लाम को आप फॉलो करते हैं, तो इस्लाम के जो सिद्धांत हैं वो तो आपको ये बताते हैं कि ना तो आपकी उस जगह पे नमाज हो सकती है, ना कोई इबादत कबूल हो सकती है, कि जो किसी का माल मार के आपने बनाई हो या धोखे से बनाई हो या कपट से बनाई हो, वो तो इस्लाम तो उसका खुद ही मुनकिर है। बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आपको ताकीद की है कि आपका आचरण जो है, आपके आचरण से दूसरों को ये लगे कि हाँ ये वाकई अच्छे लोग हैं। आपका आचरण तो ऐसा नजर आता नहीं है, सिर्फ आप दूसरों के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। तो इसलिए समाज के आम मुसलमानों को ये बात समझनी पड़ेगी कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन उन्हें देनी चाहिए, अपने अन्य खर्च कम करके अपने बच्चों पर की तालीम पर लगाएं। और इन तमाम चीजों पर, जैसे मैं आपसे बताऊं कि 2014 से जब से प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तमाम जितनी योजनाएं हैं, किसी एक योजना के अंदर भी कहीं कोई फर्क नहीं किया गया है, सबको बराबर दी गई है। कच्चे मकान अगर हिंदू भाइयों के बने हैं तो मुसलमानों के भी पक्के बने हैं। आयुष्मान कार्ड अगर एक पात्र हिंदू को मिला है तो पात्र मुसलमान को भी मिला है। मुद्रा लोन हो या जितनी भी योजनाएं हैं, उन सब में भारत के लोग, और भारत के लोग इसलिए शामिल हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों की पार्टी है। इत्तेफाक, बड़ी बदनसीबी की बात यह है, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही है कि मुसलमानों के मन के अंदर एक खौफ पैदा कर दिया। वरना आज का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का ये बताता है कि एक आम आदमी जिसकी पॉपुलेशन, जिसकी बिरादरी की भी बड़ी तादाद नहीं है, अगर वो सिरमौर और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है तो यहाँ हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं है। जो भी काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। ये परंपरा कांग्रेस या अन्य दलों में नहीं है। तो इसलिए मुसलमानों को आने वाले दिनों में अपनी दूरियों को कम करने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। आप मुफ्ती है, मुफ्ती समून कासमी साहब। नाम के सामने जो सरनेम है कासमी, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि मुफ्ती साहब है और कहाँ से फारिग है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी छात्र रहे हैं। अब हमारे 2-3 सवाल क्लियर हुए हैं। मुस्लिम और एजुकेशन, मुस्लिम और पॉलिटिक्स, मुस्लिम और भाईचारा। तो मुस्लिमों की जो पॉलिटिक्स क्या है, जो राजनीतिक स्थिति है, और बहुत सारे आप भी मुफ्ती हैं माशाल्लाह, और जो ये मुफ्ती होने के बावजूद, मुस्लिम समून कासमी साहब होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के आप राज्य मंत्री हैं, तो कुछ किस तरह की स्थिति फेस करना पड़ता है, कुछ नहीं, या मुस्लिमों को या आने वाली जनरेशन को आप जो है हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो अराजक लोग हैं, यानी जो एक वो ग्रुप है मुसलमानों का जो बहुत खुदगर्ज है, स्वार्थी है, उससे तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे आम लोगों से, आम मुसलमानों से ना कोई प्रॉब्लम हुई है और ना होगी। इसलिए कि मैंने तमाम चीजों पर रिसर्च करके जब मैंने ये देखा कि भाई पॉलिटिकली तौर से मुसलमानों को छला गया है, ठगा गया है, और यही बात प्राइम मिनिस्टर ने जब वो जीत करके आए तो उन्होंने ये कहा था कि जो माइनॉरिटी के साथ छल किया है मैं उसमें छेद करूंगा। तो हमने ये गौर किया कि आखिर वो छल करने वाले लोग हैं कौन। तो कुरान को हमने पढ़ा तो कुरान तो ये कहता है कि या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करी व उन्सा, ए लोगों हमने तुम्हें एक ही मर्द औरत से पैदा किया है। यानी हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके अलग हो सकते हैं, मगर हमारे नफे और नुकसान एक है। और यही बात डॉक्टर मोहन भागवत जी, जो आरएसएस के सरसंचालक हैं, उन्होंने अनेकों मौकों पर यह कहा कि हमारी मंजिल जहां हमें जाना है वो एक है, रास्ते हमारे अलग हो सकते हैं। यानी कहने का इसमें तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा जो अल्लाह पाक, उसे आप अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, खुदा कहें, गॉड कहें, उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया, उस ब्रह्मांड के रचयिता की तरफ इशारा किया। तो आखिर इस ज्ञान के दौर में अज्ञानता के कारण हमें लोग बहका करके, मेन स्ट्रीम से जिन लोगों ने हमें अलग किया है, और उसका कारण आज सामने आता है। मैं आपसे सिर्फ एक बहुत बात आपके माध्यम से मुसलमानों से अपील करना चाहूंगा कि जब भी कोई
ऐसा मामला होता है और लोग प्रदर्शन के लिए निकलते हैं, तो उन प्रदर्शनकारियों में जो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, मस्जिद से निकलने के बाद उनके हाथों के अंदर पत्थर होते हैं जहां कलम होने चाहिए थे। कौन है उनका जो ब्रेन वॉश कर रहा है? तो मैं मुसलमानों से कहना चाहूंगा, उनके वालिदैन से, कि आप अपने बच्चों को इन भेड़ियों से बचाओ, इसलिए कि इनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। आपके बच्चों को आगे इसलिए कर देते हैं कि पुलिसिया कार्रवाई होगी, थाने पुलिस होंगे, उसके बाद उन कोर्ट कचहरी होगी, आप उनके चक्कर काटते रहेंगे और इनका मंशा पूरा हो जाएगा कि उस सरकार के प्रति असंतोष पैदा होगा। जब असंतोष पैदा होगा तो इनकी रोजी रोटी इसी में चलती है। इसलिए मेरा यह कहना है कि मुसलमानों को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सर जोड़ करके बैठना चाहिए कि आखिर हमारी दूरियों को पैदा करने वाले कौन लोग हैं। आज की सरकार बगैर किसी भेदभाव के कार्य कर रही है, इसका विश्लेषण जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, वाकई शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये इस ओर इशारा जाता है। और शिक्षा, तालीम, एजुकेशन, वो आपके सामने इस बात का सबूत है कि आप शिक्षित व्यक्ति जैसे चाहे ऐसे तरक्की कर सकता है। तो मेरी भी आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनकी तालीम, उनकी अच्छी तालीम कराएं। तालीम के साथ उन्हें संस्कार और तरबियत भी आप अच्छी दें।